हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदर जो कंपनी के गवर्नर जनरल जो रहे हैं उन पूरी डिटेल से उनको समझेंगे। उनके समय पर क्या क्या हुआ, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब हम वीडियो में समझेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 ईस्वी से शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट और सूरत में लगाई थी, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया। 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक वे भारत के अंदर जितने भी राजा थे उनके साथ युद्ध करते रहे, चाहे वे कर्नाटक के युद्ध हो या मैसूर के युद्ध हो या फिर मराठाओं के साथ युद्ध हो, पंजाब के साथ युद्ध हो। समय समय पर वे भारत के हर राज्य के साथ युद्ध करते रहे और धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाते रहे। भारत पर शासन करने की उनकी एक्चुअल शुरुआत 1757 ईस्वी में होती है, जब प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद जो है पूर्ण रूप से भारत पर वे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो 1757 के बाद उनका पर्पज सिर्फ यहाँ पर व्यापार करना नहीं बल्कि यहाँ पर शासन करना उनका मेन मकसद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर में सबसे पहले आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहला बंगाल का गवर्नर था, जो 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक। उसके बाद दोबारा 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बनता है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन मतलब डुअल गवर्नमेंट। जैसे इस समय भारत के अंदर दो सरकारें हैं, एक केंद्रीय सरकार है और एक राज्य सरकार, उसी तरीके से उस समय भी द्वैध शासन की व्यवस्था थी, जिसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव का शासन चलता था, कुछ मामले उसके अधीन थे, तो कुछ मामले जो बंगाल के राजा जो होता था या फिर उसका नवाब होता था उसके अधीन रहते थे। इस प्रकार से बंगाल के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। इस व्यवस्था के तहत राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण करना और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। किस कंपनी के अधीन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के हाथों में होती थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव के समकालीन मुगल सम्राट थे, उसको इलाहाबाद की द्वितीय संधि में सन 1765 ईस्वी में शाह आलम को कंपनी के संरक्षण में ले लिया, यानी उसका राजपाट खत्म करके उसको अपने संरक्षण में रख लिया। यानी वो जो भी करेगा, जैसा रॉबर्ट क्लाइव आदेश देगा वो वैसा ही करेगा। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राज सिताब राय को नियुक्त किया। तो बंगाल के आसपास के क्षेत्र में ही उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए बंगाल पर मोहम्मद रजा खान को और बिहार में राजा सिताब राय को इन दोनों राज्य का क्षेत्र सौंप दिया गया और इनके ऊपर राज करता था रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसके बाद? रॉबर्ट क्लाइव के बाद 3 और बंगाल के गवर्नर रहे, जिसमें आ जाता है ब्रेलास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। ब्रेलास्ट रहते 1767 से 69 तक, कार्टियर रहते हैं 1769 से 72 तक और वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक। तो हम पहुंच चुके हैं 1757 से लेकर 1774 ईस्वी तक, जहां तक बंगाल के अंदर बंगाल के गवर्नर का राज चलता है। अब आगे बढ़ते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो अभी गवर्नर की जगह कौन सी पोस्ट आ जाती है? गवर्नर जनरल, जो कि गवर्नर से बड़ी होती है। और इसको किस एक्ट के जरिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, जो ब्रिटेन की संसद में जिसको पारित किया गया था कि भारत के अंदर जाकर रेगुलेट एक्ट लगाओ, जिसके अनुसार क्या था? बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जितने भी अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे, यानी अंग्रेजों के दिन जितने भी क्षेत्र थे उनके एक गवर्नर होते थे, उन सबका एक माई बाप होता था, जिसको क्या बोला जाता था? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट शुरू हो गई, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर, बंगाल के अलावा मद्रास के भी गवर्नर होते थे और बंबई के भी गवर्नर होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको फायदा कहाँ से होता था? बंगाल से, इसलिए बंगाल के गवर्नर यहाँ पर बताए गए हैं।
तो मद्रास बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन? जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसके अधीन ही मद्रास और बंबई के गवर्नर काम करेंगे। इस प्रकार से भारत में ब्रिटेन की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि लास्ट बंगाल का गवर्नर होता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल की पोस्ट पर, और फिर वो शासन करता है 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक। 1772-74 तक लगभग 2 से 3 साल वो गवर्नर रहता है। उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है वो 1774 से 85 तक, लगभग 11 वर्षों तक। तो आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में आता। ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया गया है। जब भारत के अंदर आया सबसे पहले उन्हें क्लर्क के रूप में काम किया था। कब? 1750 में। और 1772 ईस्वी तक आते आते वो क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर, फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो 1774 से 85 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। इसने क्या किया? राजकीय कोषागार यानी कि जहां पर राज्य का खजाना रहता था उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी और दीवानी अदालतें क्या होती है? फौजदारी अदालतें वे अदालतें होती थी जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, मारपीट जैसे केसों की सुनवाई होती थी। और दीवानी मुकदमे वे होते थे जहां पर भूमि विवाद, संपत्ति के बारे में या फिर कोई नॉर्मल केस आ जाता था, उसको उनकी सुनवाई दीवानी अदालतों में होती थी। तो ये 2 प्रकार की अदालतें किसने शुरू की? वारेन हेस्टिंग्स ने। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षित की जाती थी। सदर निजामत अदालत क्या थी? ये इनसे बड़ी अदालत थी जो इन पर निगरानी रखती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। तो नाजिम के द्वारा जो नियुक्त दरोगा था वो अदालतों की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। क्या कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए कि फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की थी? वो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे देखते हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उस काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। आगे देखते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में जाते थे। तो दीवानी और फौजदारी जो 2 अदालतें थी, किसी भी तरह केस के लिए आगे अपील की जाती थी तो उसकी सुनवाई किस में होती थी? सदर अदालत में। उसके बाद है दीवानी मुकदमों में जातीय कानून, अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून होता था और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून होता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। तो दीवानी मुकदमे जो होते थे उसमें जाति के आधार से कानून लगाए जाते थे। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लगाया जाता था। लेकिन जब फौजदारी मुकदमों की बात होती थी उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। तो द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था, यानी कुल मिला के कंपनी ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के शासन की जिम्मेदारी संभालेगी। तो पहले कौन संभालता था? जो बंगाल या बिहार का नवाब होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों को मुहम्मद रजा खान तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया था, क्योंकि द्वैध प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मुहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक बना दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। कब किया था? 1781 ईस्वी में। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा। तो यहाँ से मदरसा की शुरुआत भारत के अंदर होती है। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में
संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे देखते हैं, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। आगे देखते हैं, इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे देखते हैं, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी, क्योंकि मुगल सम्राट सिर्फ नाम के सम्राट थे। उनको पेंशन पर अंग्रेजी सरकार रखती थी, जिसके लिए उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इनकी पेंशन भी बंद करा दी थी। आगे देखते हैं, इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ पर बना था? कलकत्ता में बना था। और किसने बनवाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। और किस कानून के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि 1773 ईस्वी में आया था। तो इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता के बाहर का जो भी मुकदमा इस अदालत के द्वारा सुना जाता था, तब सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। यानी केस में दो पक्ष होते हैं, अगर दोनों पक्ष चाहते हैं कि उनका मुकदमा कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में लेकर जाया जाए, तो तब ही कलकत्ता उच्चतम न्यायालय तैयार होता था। आगे देखते हैं, इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। बाकी अदालतों में हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होता था, लेकिन उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजों का कानून लागू होता था, जो कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बनाया जाता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। तो जब उच्चतम न्यायालय बनी, उसका मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन था? एलिजा इम्पे, जिसने 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाल के ब्राह्मण थे नंद कुमार, जिसको झूठे आरोप में फंसाकर उसको फांसी दिलवाई थी। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आंग्ल मराठा युद्ध और यह आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की तरफ से कौन लड़े थे? हैदर अली। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध सलबाई की संधि के साथ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पर पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय पर। यह पारित कहाँ होते थे? याद रखिए, ये पारित होते थे अंग्रेजों की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, इंग्लैंड के अंग्रेजों के द्वारा पारित किए जाते थे। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, उसमें कुछ मॉडिफाई किया था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। उसमें जो भी रूल्स, उसमें जो भी कानून बनाए गए थे, उनको बदला गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम क्या रहेगा? रेवेन्यू मतलब राजस्व, कर वसूल करना। तो उसका बोर्ड का गठन किया गया था किसके काल में? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। अभी तक हम कहां से कहां तक पढ़ रहे हैं? 1773 से लेकर 1784 ईस्वी तक का समय है। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी जिसका नाम था रायन को नियुक्त किया था, और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। आगे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में पारित किया गया था, उसके विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा। तो बर्क के द्वारा, किसके द्वारा? बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग मतलब उसको पद से हटाकर उस पर इंक्वायरी बैठाई गई। परंतु 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो 1773 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उसी कानून के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो कानून थे उनको बदला गया था, जिनसे नाराज होकर
वारन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंच गए थे, तो वहां पर उस पर महाभियोग इंग्लैंड की सरकार के द्वारा लगा दिया गया था, जो कि 1795 ईस्वी तक ये आरोप चले थे, फिर उसको आरोपों से मुक्त कर दिया था। यहाँ पर नोट करिए 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के बाद लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी जिस मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य होता है सभी कानूनगो के कागजों की देखभाल करना, कानून के जितने भी कागज थे सबकी देखरेख करना। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी वारन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके लिए थी, वो थी वारेन हेस्टिंग्स के लिए, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने बंगाल के गवर्नर पढ़े, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े, उनमें सिर्फ हमने एक ही कवर किया है, वारन हेस्टिंग्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके समय पर बहुत कई युद्ध लड़े गए, तो उन सबको याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।